अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज बड़ा हैपनिंग वाला डे था। हैपनिंग इस लिहाज से कि टीवी पर तो सारा दिन बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ज़बरदस्त ट्रांसमिशन चलती रही, लेकिन जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो उस तरह का टर्न आउट कराची में बड़ा मायूस कुन रहा। ये कह लीजिए जो फील्ड रिपोर्टर निकले हुए थे, जो सुबह से बता रहे थे, उनके मुताबिक जिस तरह का टर्न आउट था कोई 10 से 15% कह रहा था, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन बता रहा है वो 20 से 25% का टर्न आउट बता रहा है। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज, जिसका सिलसिला अभी भी जारी है, मुख्तलिफ नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ 2015 के जो नताइज थे और अब जो 2023 में जो कुछ सिमिलैरिटीज़ है या कुछ डिफरेंस है, जो कुछ अहम हकाइक हैं, वो आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो जनाबे वाला टर्न आउट की बात कर लेते हैं। टर्न आउट 46% था 2015 के इंतखाबात में, जो इस बार 20 से 25% ये टर्न आउट रहा है। अब 2015 के जो बल्दियाती इंतखाबात थे उसमें नाज़रीन बड़े बड़े बुर्ज जो उल्टे थे। PTI, जमात इस्लामी, PP कराची के सरबराहान, इनको शिकस्त हुई थी। PTI के अली ज़ई, जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान और पीपल्स पार्टी के नजमी आलम, ये अपनी अपनी नशिस्तें तक हासिल नहीं कर पाए थे। अब हाफिज़ नईमुर रहमान MQM के उम्मीदवार के 3205 वोट्स के मुकाबले में सिर्फ 702 वोट हासिल कर सके थे। ये 2015 का नतीजा है, लेकिन इस बार नतीजा एक फैक्टर ये भी हो सकता है, मुख्तलिफ इसे इसलिए भी कह सकते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस बार कर चुकी है। वो मैदान में है ही नहीं है, मैदान छोड़कर ही पहले से भाग गई है। अच्छा जी, अब ज़रा मेयर्स की बात कर लेते हैं। 2015 में जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब उम्मीदवार थे मेयर के, शिकस्त हुई थी उनको, लेकिन इस बार 2023 में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर उनके नताइज देखते हैं, तो जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं उनके मुताबिक हाफिज़ नईमुर रहमान बड़ी लीड हासिल कर रहे हैं। उनकी बड़ी वाज़े जीत नज़र आ रही है। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है और ये जो मवाजना है ये 2015 से हम इस वक्त जो पेश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नजमी आलम, ऑब्वियसली उनको 2015 में शिकस्त हुई थी, लेकिन इस वक्त जो मुतवक्के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इनकी हमें इस वक्त फतह दिखाई दे रही है, जीत दिखाई दे रही है। अगर आप तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो अली ज़ैदी साहब ये उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको शिकस्त हुई थी 2015 में, और इस वक्त मुतवक्के उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान साहब हैं और इनका भी हार है। अच्छा, ये सिचुएशन इसलिए थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि अगर आप पल्स का सर्वे देखते हैं या दीगर आप सर्वेस की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर इन सर्वेस के मुताबिक हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेवरेट दिखाई दे रही थी और दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट आ रही है। जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आ रहा है उसमें सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुख्तलिफ है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की बात कर लेते हैं तो इस बार तो मैदान में ही नहीं है, मैदान उन्होंने बिल्कुल खाली छोड़ दिया है। जो उनके कंपेटिटर्स हैं ऑब्वियसली उसको भी इसका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वसीम अख्तर और रेहान हाशमी, ये दो मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार थे, इन दोनों को फतह हुई थी। और इस बार क्योंकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अब मैदान में है ही नहीं, तो फिर जमात इस्लामी भी लीड करती हुई दिखाई दे रही है और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वंस अगेन मैं रिपीट करूंगी अपनी बात को कि जो एक फैक्टर था या जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनको इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि शायद कुछ वोट या जो कुछ अदम एतमाद के वोट के साथ हुआ, जो कुछ असेंबली में हुआ, उसके बाद शायद लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड मिलेगी, लेकिन यहाँ पर नतीजा डिफरेंट है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जनरल इलेक्शंस की भी सूरत हाल इससे वाज़े होगी? ये जो मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे ज़रूर बात करेंगे। फारूक सत्तार साहब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आज बल्दियाती इलेक्शन का तो हिस्सा नहीं थे, लेकिन आज प्रोग्राम का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। सर, 3 रोज़ पहले तक MQM कह रही थी हम तो ये इलेक्शन ही नहीं होने देंगे, फिर कहा गया भरपूर अंदाज में इलेक्शन लड़ा जाएगा। कल सर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आप लोगों ने इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया। आपको नहीं लगता कि आपने इस फैसले से जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनके लिए तो मैदान ही खुला छोड़ दिया और अब तो इनफैक्ट उसका नतीजा भी सामने आ रहा है? मैं समझता हूं कि आप खुद फैसला करें। जिस तरह आज पोलिंग हुई है और जो लोगों का रुझान था, देखें धांधली हार गई और हमारा मौक़िफ़ जीत गया ना कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा थे क़ब्ल इंतखाबात। और सिर्फ ये हमारा क्लेम नहीं था कि हमारी 73 सीटें कम की गई, जो गिन गिन के हमने बताई कि कहाँ गैर ज़रूरी जो है वो वोटर्स ज़्यादा थे, गैर ज़रूरी तादाद में। उन्हें एक सीट है और बहुत
छोटे छोटे हलके बना के बहुत सारी सीटें दीगर जमातों के रिवायती हलकों में दिए गए थे। ये तो कबल से इंतखाबी धांधली हो चुकी थी ना। और 73 सीटें हमारी छीनी गई थी, कराची में 35, हैदराबाद में, और इसी तरीके से टंडोलाया टंडोजाम में। तो आज और फिर सूबाई हुकूमत ने माना कि 53 सीटें आपकी बनती हैं जो हम आपको देंगे, इसलिए उन्होंने 10-1 का नोटिफिकेशन निकाला। अब इलेक्शन कमीशन यहाँ पसड़ गया और उसने मना कर दिया उसको एंडोर्स करने से, नहीं बस अब हम इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते। अब जैसी भी हुई है धांधली हुई है, हल्का बंदियाँ जैसी भी हुई हैं, हुकूक अवाम के, शहरियों के, वोटर्स के हुकूक की बात थी ना। जो जमातें इलेक्शन लड़ रही थी, मुझे तो इस बात पर हैरानगी थी कि अवाम के बुनियादी हुकूक जो सियासी जमहूरी हुकूक थे कि उन्हें उनके इंतखाबात में उन्हें उनके वो हल्के नहीं दिए गए, उस तरह से नहीं बनाए गए। तो जब यहाँ समझौता कर लिया उन्होंने, तो फिर वो मुंतखब होने के बाद किस तरह अवाम को उनके हुकूक दिलाएंगे, उनके बुनियादी मसाइल, पानी, कचरा उठाना, गटर के मसाइल, ट्रांसपोर्ट के मसाइल कैसे हल करेंगे। जब उन्होंने आज सौदा कर लिया, सिर्फ राल टपकी हुई थी कि अब MKM नहीं है तो ज़रा आसान होगा। वो एक जमात कहती है कि मेरा है, कि दूसरी कहती है मेरा, यानी सारी जमातों का क्लेम है। 2015 के इंतखाबात में हमारी कामयाबी थी, उस वक्त भी नामसाइद हालात थे, लेकिन 51 सीटें थीं काउंसिल की, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, आज उसे 43 कर दिया गया। तो जब सेंट्रल की 8 सीटें कम हो गई, ये तो सिर्फ काउंटिंग में, फिर आबादी के अंदर जो इजाफा हुआ और उसके बाद 2017 की मरदमशुमारी में तो आधी आबादी दिखाई गई थी। तो जब कराची की आधी आबादी पर 73 सीटें हमारी ली गई, छीनी गई, अगर ये 3 करोड़ 50 लाख दिखा दें तो इसका मतलब तो हमारी 100 सीटें और निकलती है, तो 170 सीटें हमारी तो होनी चाहिए इजाफी। फारूक सत्तार साहब, अभी मैं कंपैरिजन बता रही थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन को क्रेडिट तो देना पड़ेगा और सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रेडिट देना पड़ेगा कि 2015 में 40 अफराद जख्मी हुए थे, इस बार इनफैक्ट थ्रेट्स भी थी, उसके बावजूद भी बहुत कंट्रोल किया गया और 3 अफराद जख्मी, और अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जो मैं आपकी बात समझ सकी हूँ, यानी आपको शिकवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है सर, आपको इलेक्शन कमीशन से ज्यादा शिकवा है। पीपल्स पार्टी से तो शिकायतें बिल्कुल हैं। 6 माह तक तो उन्होंने लटका के रखी हमारी इस दरख्वास्त को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूबाई हुकूमत आपका इजाला करेगी, आपके मौक़िफ़ में दम है, आप उनसे रुजू करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। पहले हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए, उन्होंने उसी वक्त मुस्तरद कर दी जबकि टाइम था और इलेक्शन का टाइम भी बार बार बढ़ रहा था। उन्होंने उस वक्त भी नहीं सुनी हमारी, उसी वक्त से उन्होंने तो अपने कान बंद कर लिए थे ना। फिर उसके बाद हम सूबाई हुकूमत के पास गए और मुसलसल उनको कहते रहे, देखें कि इस वक्त मुल्क के माशी हालात देखें, सियासी बहरान को देखें, आपको हमारी बात सुननी चाहिए। कराची शहर चाहे वो रिवायती तौर पर माजी में MKM का शहर रहा हो, लेकिन यहाँ हर ज़बान बोलने वाला पाकिस्तानी, हर इलाके का पाकिस्तानी, हर मज़हब, हर मसलक, हर ये कसीरुल सकाफ़ती, कसीरुल जहती शहर है। आप इसको दाव पे ना लगाएं। यहाँ के बुनियादी हुकूक, हैदराबाद के टंडोलाया आपने जो ये किया है, ये जुल्म की इंतहा है। प्री पोल रिगिंग की एक नई तारीख कायम की आपने, इस प्री पोल धांधली की नई आपने तारीख रकम की। तो ये सारी बातें हम कहते रहे, बिलाखिर उन्होंने हमारी बात मान ली और कहा कि आपकी 53 सीटें बनती है, 73 नहीं बनती। हमने कहा चले 53 दे, तो फिर हल्का बंदियाँ होनी थी, 10-1 के तहत नोटिफिकेशन निकाल दिया और इलेक्शन कमीशन को लिख दिया। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम मजीद आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो मैं 1 साल का हिसाब इलेक्शन कमीशन से मांगता हूँ। लेकिन फारूक भाई, आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आपका और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आपकी तो कभी वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा रहा ही नहीं है सर। जब भी आप लोगों ने मुआहदा किया है, आप इसी बुनियाद पर यही कहकर उस मुआहदे से बाहर निकले हैं कि कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल ही नहीं करती। तो इस बार एक बार फिर MKM से गलती तो नहीं हो गई है? देखिए, मुल्क की इस्तेहकाम हमारी सबसे बड़ी मजबूरी और कमज़ोरी बन गई। अब तो माशी बहरान, सियासी बहरान, फिर ये पंजाब में जो कुछ हुआ, फिर अब KPK में होने जा रहा है, फिर मतलब है कि अगर एक एक करके ये सारे का इसी तरह गिराने हैं तो अगले इलेक्शन की बिसात आप बिछा रहे हैं या इलेक्शन को और मुश्किल बना रहे हैं। इलेक्शन अगर वक्त पे होने की बात ये हुकूमत कर रही है, ठीक है, हमें बहुत पीपल्स पार्टी से बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। मरदमशुमारी से लेकर 140 है जो माहिदा MKM ने किया, उसकी किसी एक शिक पर उन्होंने जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं किया। लेकिन मैं भी ये कहता हूँ, खालिद भाई से मैंने कहा कि कब तक मुल्क के इस्तेहकाम का अकेले हम ठेका उठाएं, कब तक जमहूरी और सियासी अमल के तसलसल और उसकी बका का हम ठेका उठाएं। यानी हम पूरे मुल्क की भी फिक्र करें, सबसे ज़्यादा 4000 अरब का रेवेन्यू भी दे और हम इसी तरह की सारी चीज़ें वन वे ट्रैफिक में हो। तो कब तक कराची वाले, पाकिस्तान बनाने वाले, उनकी मौजूदा नस्ल पाकिस्तान की सिर्फ अकेले वो फिक्र करे और जो पाकिस्तान के बाकी अकाबरीन है वो अपनी जिम्मेदारी से मादर पिदर आज़ाद हो जाएं।
सर, हल्का बंदियों और वोटिंग लिस्टों में गड़बड़ का जिम्मेदार भी आप सिंध हुकूमत को ठहराते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और हुकूमत का साथ भी नहीं छोड़ रहे आप। देखिए मैं बिल्कुल खुल के बताऊंगा कि अवाम की पल्स और नर्व्स पे जब हाथ रखेंगे तो यही है कि एमक्यूएम का इस वक्त जो सबसे मुश्किल मरहला है वो ये फैसला करना कि हमें इस हुकूमत से कुछ नहीं मिला, और इनका मजमूई तासुर भी कराची जैसे शहर, हैदराबाद में कोई पीपल्स पार्टी का अच्छा तासुर नहीं है। उनकी माजी की जो कारकर्दगी 15 सालों से बिला शिरकत गैर वो हुकूमत में रहे हैं, सूबाई भी और मरकज़ में भी उनको हुकूमतें मिलती रही। हम एक ज़माने में 2008-9 से 2012 तक उनके पार्टनर भी रहे, लेकिन कराची के पानी का K4 का मंसूबा आगे नहीं बढ़ा, सर्कुलर ट्रेन का नहीं बढ़ा, कचरा उठाने गटर का कोई जदीद निज़ाम नहीं आया। 40 अरब की खैरात पर गुजारा वफाक से कर रहे हैं और शायद 10-12 अरब सूबे से मिल रही है, खैरात है। तो अगर इसी तरह का सलूक है तो फैसला मशावरती अमल जारी है, कब आज नहीं तो कल ये फैसला शायद करना होगा। फारूक भाई, वैसे एमक्यूएम में सियासत का सर सबसे ज्यादा तजर्बा आपके पास है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत से बाहर निकलने का मशवरा दिया था आपने, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सर न सिर्फ आपको टोका बल्कि इसे मुस्तरद भी कर दिया। तो सर क्यों नहीं मानी गई आपकी तजवीज़? मैं हतमियत के साथ कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन गुमान ये है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा और हमारे साथ गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है कि एक तरफ तो हमें ऑलिव ब्रांच दी जाती है, कैरेट दिया जाता है, और दूसरे हाथ में स्टिक, दूसरा हमें स्टिक से भी ट्रीट किया जा रहा है। तो देखें, ये जब सूरत हाल होगी तो फिर मुझे लगता है कि आगे जाके जो मुशावरती अमल है ये मुसलसल चल रहा है कि अब इस हुकूमत में रहने का क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये आज नहीं तो कल सोचना होगा, और पीपल्स पार्टी का इसमें बड़ा क्रूशल रोल है, और PMLN का उससे ज़्यादा क्रूशल कि उन्हें पीपल्स पार्टी को इस बात पर आमादा करना है कि 140A के इख्तियारात मिलने चाहिए बल्दियाती इदारों को, बल्दियाती निज़ाम को बावसीला मौसर होना चाहिए। अगली मरदमशुमारी की जो बिसात बिछेगी उसमें ईमानदारी से लोगों की गिनती गिनी जानी चाहिए। अच्छा, अब ये बताइएगा फारूक भाई, अगर सदर मुमलिकत ने वजीर आजम को एडवाइस किया एतमाद के वोट का, तो एमक्यूएम साथ देगी हुकूमत का? हम हुकूमत से सवाल तो करेंगे कि चले हम आपका अगर साथ दें तो किस लिए दें। पहले तो उसका जवाब तो हम लेंगे, उसके बाद सोचेंगे हमें क्या करना है। पहले हम जवाब तो लें उनसे कि वो अब तक जो उनकी रविश और रवैया और जो उनका अमल रहा है वो क्या है, उस तर्ज पर हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और हमें क्या जामिन थे ना भाई शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान, तो वो कहाँ पर इस सारे कज़िये में जो हल्का बंदियों में हमारे साथ हाथ हुआ। और पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ही ने तो हल्का बंदियाँ की, ये ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, रियलाइज़ किया, हम उस बात को मानते हैं, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन पर भी प्रिवेल करना चाहिए था और इलेक्शन कमीशन से भी कहना चाहिए था कि देखें ये हमने रियलाइज़ किया, हमारी गलती हुई है, 53 सीटें तो इनकी बनती है, तो इनके साथ अब इंसाफ होना चाहिए, हल्का बंदियाँ फिर से होनी चाहिए। तो ये नहीं हुआ। ये वैसे फारूक साहब, एक आम तासुर है कि 2023 जो है ना वो जनरल इलेक्शंस का साल है सर। मुमकिन तौर पर अक्टूबर या नवंबर में जनरल इलेक्शंस का मैदान सजेगा, तो आप नहीं समझते कि जो आपका बॉयकॉट है ये अगले इलेक्शन पर असरअंदाज हो जाएगा, अगले इलेक्शन पर असर डालेगा? फारूक साहब, इसने 50% तो हमें अपने पैरों पे खड़ा कर दिया आज की दस्तबरदारी ने, कि आवाम ने कहा कि धांधली हार गई, एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ जीत गया। तो जब हम 50% आज इतने पूरे एतमाद हैं, और तो हम अगला इंतखाब तो फिर और ज़्यादा आवाम के साथ हम अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। माजी में अगर गलत फ़ैसले हो गए या उससे हमारे वोट बैंक हमारा मुतासिर हुआ हमारे उन फ़ैसलों से जो हमने कौमी मफाद में, मुल्की इस्तेहकाम में, मुल्की सियासत, मईशत, डॉलर को काबू करने के लिए ये सारी चीज़ें अकेले हमने अपने कंधों पर उठाई हुई थी, सारी जिम्मेदारियाँ। तो अब हमने भी कह दिया भाई हम अकेले नहीं उठाएंगे, अब हमारे साथ। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, मुझे इम्तियाज़ अली साहब ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कहिए, कराची में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, जो हम गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे देख रहे हैं इम्तियाज शेख साहब, वो उसके मुताबिक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडिंग पोजीशन में इस वक्त दिखाई दे रही है। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी सीट्स निकाल चुके हैं आप लोग अभी तक? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सूबे के लोगों को
मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भरपूर एतमाद किया और समझे कि स्लाइडिंग विक्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली है। कराची में भी जो टाउन हमारे थे जहाँ हमें उम्मीद थी वो भी हमने मतलब एक्सपीरियंस से वहाँ भी हमारे एक्सपीरियंस है। और एमक्यूएम के दोस्तों ने हमने तो हमारे चेयरमैन ने तो उनको अपील भी की थी कि वो इलेक्शन में हिस्सा जरूर लें। इशूज हैं अपनी जगह पे जो भी उनकी शिकायतें थी, लेकिन इस सियासी मैदान छोड़ना नहीं चाहिए था। सियासी तौर पर सियासी पार्टियों को कभी भी मतलब इम्तियाज साहब आपकी आवाज सर दुरुस्त नहीं आ रही है। मैं चाह रही हूँ जो बात आप कर रहे हैं वो नाज़रीन सुन सकें। मैं दोबारा आपको राब्ता कर रही हूँ इस वक्त सिचुएशन, क्योंकि जो एक कंपैरिजन में मैं देख रही हूँ, जो नताइज मेरे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक या तो लीडिंग पोजीशन में जमात इस्लामी दिखाई दे रही है या फिर मुझे इस वक्त पार्टी लीडिंग पोजीशन में नजर आ रही है। तैमूर तालपुर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर, अस्सलाम वालेकुम। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपके पास इत्तलात क्या मिली है अभी तक? कितनी सीट्स आ गई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पलड़े में? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है और जो एक्सपेक्टेड था उससे भी बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं। आपको पता है, देखा आपने सुना होगा, पूरा हैदराबाद हम स्वीप कर रहे हैं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के अलावा सारे स्वीप कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत खदशा था कि कराची में क्या होगा, तो कराची में बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लियारी में भी हमने स्वीप किया है, साउथ में भी सीट्स ली हैं, कुरंगी से भी शायद मैंने सुना है कि हमने सीट उठाई है। नंबर्स बता सकते हैं कराची से मुझे कितने यूसीज पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीट्स निकाल चुकी है? बता सकते हैं? नहीं, अभी हमने टोटल तो नहीं किया है क्योंकि सारे अलग अलग हमें एरिया से अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं अभी पार्टी ऑफिस ही जा रहा हूँ और वहाँ पे बैठ के सारे हम मिला के और आपको थोड़ी देर में अपडेट कर सकते हैं कि क्या स्कोर एक्चुअली खड़ा है और हमारा इंशाल्लाह ताला मेयर कौन आ रहा है और कब आ रहा है। इस पे भी मेरे ख्याल से मुझे लगता है आज रात ही बातचीत शुरू हो जाएगी। और आपका मेयर के लिए उम्मीदवार कौन होगा अगर जीत जाते हैं आप लोग, तो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए जी, ये तो फैसला पार्टी क़यादत करेगी। और जब चेयरमैन बिलावल से पूछा गया था तो उन्होंने रिफ्रेन किया था कोई नाम लेने से, तो मैं भी मेरे ख्याल से रिफ्रेन ही करूंगा नाम लेने से। पीपल्स पार्टी के बहुत जाले हैं, कारकुन हैं, बड़े हार्ड वर्कर्स हैं। मेरा समझता हूँ उनका राइट जिसका बनता है उसको जरूर चेयरमैन बिलावल साहब देंगे। अच्छा, जमात इस्लामी इस खदशे का इजहार कर रही है। उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो डीसीज हैं वो रिजल्ट्स अनाउंस नहीं कर रहे हैं, रखना डाल रहे हैं उसमें, और अगर 1 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट नहीं अनाउंस किए गए, नहीं बताया गया, तो फिर वो धरना देंगे कराची में मुख्तलिफ इलाकों में। मेरे ख्याल से इनको जज्बात नहीं दिखाने चाहिए। इलेक्शन बड़ा अच्छा पीसफुल हुआ। आपने सुना होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शुक्रिया अदा किया सिंध हुकूमत का, खसूसन आईजी सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध का, ये कहते हुए कि उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया और बड़ा अच्छा काम किया। उनके डायरेक्शन सारे इलेक्शन कमीशन के हमने सुने, तो एक चीज़ अच्छी स्मूथली चल रही है और उसे स्मूथली चलने देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आपको पता है कि अपना काम अच्छी तरह से कर रहा है। काफ़ी चीज़ें हमने भी की जो उन्होंने नहीं मानी, काफ़ी चीज़ें पीटीआई की नहीं मानी, यानी कि दे आर एक्टिंग न्यूट्रल। तो जब तक न्यूट्रली चल रहे हैं, इस किस्म के खदशे नहीं होने चाहिए। धरने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है, मुझे पता है कि इलेक्शन बड़ी अच्छी हुई है, साफ सुथरी हुई है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवाज नहीं रहा। कभी हमने कमिश्नर की बात की ना, तो एक और भी चीज़ बताई गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, 20 to 25% का टर्न आउट। तो सोशल मीडिया पे तो बड़ी अच्छी आप लोगों ने कैंपेन की है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कह रही है जो टर्न आउट सामने आया है कि हमारे बॉयकॉट का नतीजा है कि लोगों ने मुस्तरद कर दिया, निकले ही नहीं। वजह क्या बनी है? आप लोग क्यों कराची के आवाम को नहीं निकाल पाए हैं? क्यों इतना कम टर्न आउट रहा है? 46% से 20% पे आ गया है। किरण, देखें, ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन होती है ना, इसमें वो जोश, वो वलवला नहीं होता जो जनरल इलेक्शन का होता है। बाय इलेक्शन भी होती है, आप देखें, उसमें भी लोग का टर्नआउट बड़ा कम रहता है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि ये वलवला और ये जोश कराची वालों में 46% था 2015 में। मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ परसेंटेज, इसमें 10% या 5% एमक्यूएम की वजह से भी होगा। एमक्यूएम एक जमात है जो पहले अलग अलग टुकड़ों में बिखरी भी थी, आज एक साथ मिल गए, तो आई एम श्योर उनकी वजह से भी कुछ ना कुछ लोगों का टर्नआउट कम हुआ होगा। पर बेसिकली एमक्यूएम वाज लूजर, आते कुछ ना कुछ सीटें उठाते, शायद हम उनके साथ मिलके अपना मेयर बना लेते। पर उनका फैसला मुझे बहुत गैर सियासी फैसला लगता है। जब भी आप इलेक्शन से दूर भागेंगे तो आपको कोई नुकसान होगा उसमें। आपको ये हिस्ट्री ने कहा है, मैं एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट एक कारकुन की हैसियत से कह सकता हूँ कि जब भी हिस्ट्री में जिसने भी इलेक्शन से बाइकआउट किया है उसको सियासी नुकसान हुआ है।
तो इनको भी सियासी नुकसान हुआ है। ऑफ कोर्स ये अपने आप को पूरे सिस्टम से बाहर ले गए, सिस्टम में होते, कोई काम इनके होते, कोई काम इनके ना होते, हम इनके साथ थे, अच्छा कुछ एक तरीकेकार काम का बन जाता, लोगों की हेल्प होती, पर पता नहीं क्यों नहीं गैर सियासी फैसला किया। सही। अच्छा, बिलावल कल कह रहे थे, मुख्तलिफ इंटरव्यूज उन्होंने दिए, उन्होंने कहा कराची और हैदराबाद से जो मेयर आएगा वो जियाला होगा, तो हैदराबाद के लिए नाम किसका फाइनल किया है? और इनफैक्ट कुछ हैदराबाद से तो ऐसी भी खबरें थी कि 30-31 उम्मीदवार तो आपके बिला मुकाबला ही मुंतखब हो गए थे, तो तकरीबन वो मेयर के लिए 50 उम्मीदवार मजीद चाहिए थे, तो वहाँ के कुछ नंबर्स हैं आपके पास, वो बता सकते हैं? और उम्मीदवार फाइनल हो गए हैदराबाद के लिए? देखिए किरण, इतनी बड़ी पार्टी है, ये वाहिद पार्टी है जो ग्रास रूट तक जाती है। आपके हर यूनियन काउंसिल के हर गांव में, हर देह में, हर तबके में हमारे लोग जो है रजिस्टर्ड है पार्टी वर्कर्स के तौर पर। तो ऑफ कोर्स हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है और होनी भी चाहिए। मैं समझता हूँ ये फैसला जो है बड़ा ख्याल से हम करेंगे, और अभी तक कोई, मैं आपको क्लियरली बताऊँ, अभी तक कोई फैसला क़यादत ने नहीं किया। हम देखेंगे कौन से हमारे वर्कर्स ने कितनी सीटें उठाई, और जिसने ज्यादा सीटें उठाई हैं, ज्यादा लीड्स ली हैं, ज्यादा पॉपुलर हैं, उनमें से फिर एक नाम इंशाल्लाह लाएंगे सामने, पर अभी तक कोई नाम सामने नहीं है। अच्छा तैमूर, एक सिचुएशन ये भी है कि पैरेलल आपके साथ साथ जमात इस्लामी की पोजीशन भी अच्छी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी नताइज जो सामने आ रहे हैं वो भी बेहतर आ रहे हैं। अगर ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बना लेती हैं और फिर अपना मेयर लाती हैं, जिसका बड़ी हद तक इम्कान है कि ये इत्तेहाद बना लें, तो फिर नहीं समझते आप ये जो अपना मेयर लाने का ख्वाब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये तो चकनाचूर हो जाएगा? देखिए किरण, कुछ देर में सारे फिगर्स सामने आ जाएंगे, सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी कौन है पता चल जाएगा। और ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि एक सियासी पार्टी है, सियासी लोगों से बातचीत कर सकती है। हो सकता है हम किसी और के साथ मिलके, सिवाय पीटीआई के, पीटीआई तो गैर सियासी लोग हैं, उनके साथ कभी भी हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई हो, और ना ही हम कर सकते हैं। पर हो सकता है, मैं नहीं समझता अगर हम उनके साथ मिल गए मौलवी साहबान के साथ, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। यानी पीपल्स पार्टी के अंदर ये सोच पाई जाती है कि लोकल बॉडीज हुकूमत जो है वो जमात इस्लामी के साथ मिलकर भी बनाई जा सकती है? नहीं जी, ऐसी सोच नहीं पाई जाती, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि एक सियासी जमात है और सियासत में हर हरबा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हमारी दुश्मनी नहीं है उनके साथ। तो मैं समझता हूँ अगर हमारी उनके साथ कोई कोलिशन बन गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इट वोंट बी अ सरप्राइज टू मी। सही। तैमूर, आप प्रोग्राम में मेरे साथ ही मौजूद हैं। एक छोटा सा क्योंकि आज का अहम तरीन दिन और सबकी नजरें बल्दियाती इलेक्शन पर हैं, तो हम बाद भी प्रोग्राम में डिस्कस बीसी को ही कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आज प्रोग्राम में डिस्कशन हो रही है। तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ दीगर मेहमान भी मुसलसल ज्वाइन कर रहे हैं। तैमूर तालपुर साहब, सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन में खदशा जाहिर किया था कि दहशत गर्दी भी हो सकती है, लेकिन अमन अमान के लिहाज से आज का इलेक्शन माजी के मुकाबले में बड़ा पुरअमन रहा है। एक मैं कंपैरिजन भी देख रही थी, तकरीबन 30 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए थे 2015 में, लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन को बड़ा कंट्रोल रखा सिंध हुकूमत ने। 3 लोग ज़ख्मी हुए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये जो बातें थी अमन अमान के थ्रेट्स के हवाले से, ये सिर्फ महज थ्रेट्स थे या ये MKM के बॉयकॉट की वजह से ये थ्रेट्स थे, प्रेशर था, या वाकई कुछ था इसमें? नहीं किरण, बिल्कुल ये जो थ्रेट्स थे वो थ्रेट्स आए थे, और थ्रेट्स जो आए थे वो हमने हुकूमत की तरफ से नहीं, हमें फेडरल गवर्नमेंट की एडवाइजर की, जिस पर हमने ये आपसे बात की थी और बताया था। उसके बाद हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग ली थी IG सिंध से। IG सिंध ने उसके बाद सिंध काबीना को ब्रीफिंग दी थी, उन्हें बताया था कि खदशा है, उनके पास सिक्योरिटी स्टाफ कम है, पर इलेक्शन कमीशन के कहने पे हमने ये रिस्क उठाया, और इलेक्शन तो होना भी था, डिले तो नहीं कर सकते, कब तक कर सकते। तो एक बेहतर इलेक्शन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, झगड़े फसाद भी नहीं हुए, कहीं कोई धांधली की भी कोई रिपोर्ट नहीं आई, बड़ा एक पीसफुल अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हुआ है। अल्लाह करे हमेशा हमारे जो इलेक्शन है लोकल बॉडीज के या जनरली इसी तरह ऐसी प्यार मोहब्बत तो बेहतर होगा। सही। सना बुचा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सना, अस्सलाम वालेकुम। तो यकीनन सुबह से आप इसको फॉलो कर रही होंगी सारे बल्दियाती इंतखाबात के मार्के को। तो अभी तैमूर साहब कह रहे थे कि
जो बल्दियाती इलेक्शन होता है उसमें जोश और वलवला वो नहीं होता, लेकिन हम जो एक तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं 2015 को देखते हैं तो वहाँ तो 46% का हमें टर्न आउट दिखाई देता है। उस वक्त वो MKM लंदन वाले बॉयकॉट का भी फैक्टर था, लेकिन उसके बावजूद भी 46% का टर्न आउट था। इस बार MKM कह रही है कि हमारा बॉयकॉट करने की वजह से ये रिजल्ट आए, लोग इसी वजह से बाहर नहीं निकले। अगर ये हकीकत होती तो फिर तो जितने भी पीछे ज़िमनी इलेक्शन हुए थे उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जीतना चाहिए था। आप क्या समझती हैं क्यों टर्न आउट कम रहा है? देखें, एक तो तस्वीर वो है जो दिखाई दे रही होती है, एक वो तस्वीर होती है जो इनको दिखाई दे रही होती है, और ये तस्वीर जो हमें दिखाना चाहते हैं। जमात इस्लामी वालों को देखें तो वो सुबह से कह रहे हैं कि हम लीड कर रहे हैं और असल मुकाबला तो हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करें तो अभी तैमूर भी कह रहे थे कितने बेहतरीन इंतखाबात करेंगे, मतलब इनको बेहतरीन इंतखाबात कहा जा रहा है और अगर ये हमारा मयार है इलेक्शन कराने का तो मेरा ख्याल है कि बहुत सैड है। क्योंकि अगर टर्न आउट के इस तरह से हम देख रहे हैं कि आप देखिए इलेक्शन कर लेने से मामले नहीं होते हैं। फिर MKM ने बॉयकॉट कर दिया, उनके तो खैर तरह वो रात गए, फैसला उन्होंने कर लिया, हुकूमत से अलहदा नहीं हो, लेकिन इलेक्शन से बॉयकॉट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा वसीकर मफाद में ये बेहतरीन फैसले करते हैं। लेकिन अब ये जो मैंडेट की बात हो रही है अवाम, अब ये देखिए मैं ये समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इस वक्त मुझे इल्ज़ाम होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पता था ज़िलाई इंतज़ामिया या ज़िलाई हुकूमतें या सूबाई हुकूमतें वो इस इलेक्शन के लिए ना तैयार थी, ना उनके पास कोई तैयारी थी, वो अपने तौर पर इनको पोस्टपोन करवा चुकी थी। उसके बाद उनका मस्जिद हो जाना, फिर उनसे कहना कि ये सारे हसास हैं जी, और उसके बाद वहाँ की फौज को भी तलब किया जाए। फौज ने भी इनकार कर दिया कि हम नहीं आ सकते, हमारे और बड़े काम। तो रेंजर्स की तैनाती है, फिर आपके फोर्सेज है, फिर आपने पंजाब से मंगाए, मतलब आपने ये ले दे के आपने इलेक्शन करवा लिया। अब लोगों की आपत्ति देखिए कितने लोग निकल कर आए आज इलेक्शन में और कितने लोगों ने वोट डाले हैं, मतलब 300 वोट, 98 वोट, 212 वोट, मतलब ये इस तरह की गिनती में, इस तरह की चीजों में। और अब आप टाइम देख लीजिए, अब तक ये नहीं दे रहे हैं, कुछ जगहों का नहीं आ रहा पेपर। 10 का इलेक्शन में भी यही हुआ था, कुछ हो गए थे, कुछ भाग गए थे, कुछ धुंध आ गई थी, अब पता नहीं कराची में क्या आ गया है। और ये कह रहे हैं जी बड़े अच्छे। मेरा ख्याल है इस पूरी चीज की जिम्मेदारी जो है इलेक्शन कमीशन पर बनती है, और इलेक्शन कमीशन को अगर इस तरह के इंतखाबात को इस तरह करा रही है तो मुझे नहीं पता नेशनल लेवल के इंतखाबात कैसे होंगे कि हम बगैर धांधली के 2 जिलों में इंतखाबात नहीं करा। जी जी। अच्छा सना, एक फैक्टर यहाँ पर ये भी है, अभी पिछले दिनों जिस तरह से इमरान खान साहब ने जलसे किए और जिस तरह से इनफैक्ट उनके वीडियो लिंक के खिताब पर भी लोग निकल आते थे और कुछ हमने बड़े मजमे फिर कराची में भी देखे, तो ऐसा एक तासुर क्रिएट किया जा रहा था PTI की तरफ से कि अब तो 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। लेकिन ये जो पहला इस सारे मामले के बाद ये एक बाई इलेक्शन हुआ है और कराची का इलेक्शन हुआ है, तो वहाँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिट गई है। जिस तरह के नंबर्स, जिस तरह का नतीजा सामने आ रहा है, तो क्या आप समझती हैं कि ये इससे एक सूरत-ए-हाल जनरल इलेक्शन की भी वाज़ेह हो रही है? जी, मेरा ख्याल है वाज़ेह हो जानी चाहिए। और देखिए इमरान खान साहब की ख्वाहिशात तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि ख्वाहिशात सच्चाई पर मबनी हो। तो ख्वाहिश तो वो कर सकते हैं, 2/3 अक्सरियत की भी कर लें, वो मतलब पूरी ही स्वीप करने की बात भी कर लें। लेकिन देखिए मुझे जो असल खदशा नजर आता है वो ये नजर आता है कि आपने इतना इसको मजाक बना लिया ना, इलेक्शन कि लोगों को लोग उकता गए। मेरा ख्याल है जलसे जुलूसों के लिए तो फिर लोग निकल आते थे, वोट डालने लोग नहीं निकले हैं, इस बार भी नहीं निकले हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम इसी रवैश पर चलते रहे तो आगे जो हम एपैथी देखेंगे वोटर की, वो हमें ये इंतखाबात कभी भी अवामी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि लोग अब थक गए हैं कि इलेक्शन को इतना मुतनाज़ बना दिया गया है। कभी धांधली, कभी किसी का सर फाड़ दिया, कभी वहां पे किसी प्रिसाइडिंग अफसर को उठा के ले गया। मतलब हमारे मुल्क में हो क्या है, मतलब ये इलेक्शन का हाल है कि 810 का इलेक्शन पर तो हम कुछ कर नहीं सके। कराची के इलेक्शन अब आपके सामने, मतलब आप मुझे बता दें इतना टाइम क्यों लग रहा है, अब तक क्यों रिजल्ट नहीं दे रही है, क्या है मसला? मसला ये है कि आपको करनी है धांधली, आपको चाहिए ये पावर, और इस पावर को लेके आप क्या कर लेंगे। तो मतलब मेरा ये ख्याल है कि ग्रैंड स्केल पे हमें अब ये सोचना पड़ेगा कि हमारी जो कैपेसिटी है इलेक्शन कराने की, हमारी जो इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी, वो इस काबिल है कि हम नेशनल इलेक्शन में जाए या ना जाए। इस वक्त ख्वाहिशात की जरूरत नहीं है, इस वक्त आपको तैयारी की जरूरत है, आपको उस तमाम प्रोसीजर की जरूरत है जिससे आप इन इलेक्शन को शफाफ बना सकें और आप लोगों को ला सकें। अच्छा सना, गुस्सा जाएंगे जी। हाँ सना, एक फैक्टर जमात इस्लामी पर भी ज़रा बात कीजिएगा। जब सारी जमातें जिसमें MKM, पीपल्स पार्टी, दीगर बड़ी पाकिस्तान की जमातें, मुस्लिम लीग नून वगैरह वगैरह, ये हुकूमतें गिराने और बनाने में लगी हुई थी, उस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल थी उसमें जमात इस्लामी ने जिस तरह का वेलफेयर का काम किया, इनफैक्ट पाकिस्तान की पहली जमात जो वेलफेयर का काम करती रही, तो आप समझती हैं कि ये एक फैक्टर के हाफिज नईमुर रहमान ने और जमात इस्लामी ने जिस तरह से काम किया है, उनको आज इसका नतीजा मिल रहा है, एक अच्छा नतीजा
अब तक गैर हतमी गैर सरकारी जो जमात इस्लामी का सामने आ रहा है? देखिए, जमात इस्लामी ने सड़कों की सियासत की है, वो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जमात इस्लामी इतने बड़े बड़े मुनज़्ज़म जलसे करती है लेकिन वोट में हमेशा पीछे रही है। वो वोट बैलेट उनका हमेशा खाली रहा है। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है हमारे मुल्क में, लेकिन जाहिर है जहाँ तक उनकी अल-खिदमत फाउंडेशन है और उनकी जो एफर्ट्स हैं और उनकी जो खवातीन हैं, मतलब मैं तो बहुत लोगों के साथ काम भी कर चुकी हूँ, जो उनके वेलफेयर लेवल पर उनकी तैयारियां होती हैं, जिस तरह से वो मुनज़्ज़म तरीके से करते हैं, मतलब मैं तो आपको इसकी बताते खुद इसकी गारंटी देती हूँ कि दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड दे आर वेरी वेरी मतलब एफर्टलेसली करते हैं। आई मीन आपको पता ही नहीं चलेगा कितने कहाँ से किस तरह कर लेते हैं। तो डेफिनेटली इनको मिलना चाहिए और ये है इनमें मुनज़्ज़म होने का, इनमें तरीका भी है, इंतज़ामी बुनियादों पर भी पूरे और ऑनेस्ट भी है। इसका तो मैं इनको बिल्कुल बिल्कुल पूरे बिल्कुल मार्क दूंगी। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो इस्लामी जमातें, जो इस्लामी नजरियाती जमातें होती हैं, उनको बैलेट बॉक्स एंटरटेन नहीं करता। लेकिन आई होप कराची में वो इस कदर तो जरूर कामयाबी हासिल करें कि उनका कोई रोल हो, बिकॉज आई थिंक दैट वी नीड पीपल लाइक दैट। और सना इस वक्त एक्सपेक्ट क्या कर रही हैं? किसका मेयर आपको अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है? और अगर आ जाता है तो आपको लगता है कि कराची के जो शहरी मसाइल हैं, आपने एक अरसा कराची में गुजारा है, बहुत अच्छे तरीके से कराची की सूरत हाल को जानती हैं, तो आपको लगता है कि इस बल्दियाती इंतखाबात से कराची वालों को कोई फ़ायदा होने जा रहा है? उनको एक ऐसा मेयर अब फाइनली मिल जाएगा जो उनको मसाइल से निकाल लेगा, ऐसा फील करती हैं आप? देखें मैं इतनी मुझे इस बात पे वैसे हंसी आई है किरण, आपको भी एंटरटेन करती हूँ थोड़ा सा। आप देखे होंगे आजकल एक ऐड चल रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के कि आपको ये खूबसूरत सड़कें किसने दी, आपको ये पार्क किसने दिए, आपको इतनी सहूलियात किसने दी। तो मैंने तो सिर्फ ये पूछा था ये ऐड किसने बनाया, क्योंकि वो कराची की तर्जुमानी तो नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि वो लोग कराची को पेंट कर रहे थे, तो मुझे तो ये मालूम करना है कि वो ऐड किसने बनाया। तो मेरा ख्याल है खिदमत में सबसे पहले सिंध और मेयर बनने में भी सबसे पहले सिंध करेगा, लेकिन ये पाकिस्तान है, ये कराची का मामला है। इस मामले को जितना सादा रखेंगे उतना ही उलझेगा। अभी आप ये कह रहे हैं कि जी हम बन रहे हैं, अभी आप देखिएगा माशाल्लाह 3 दिन तक ये मामला लटकेगा, फिर इलेक्शन कमीशन जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे। ये मेयर बनते बनते भी बस बहुत अरसा लग जाएगा। अल्लाह का शुक्र है इस मुल्क में कोई भी चीज़ वक्त के तौर पर और हो रही है। जी, मुझे दोपहर की एक बात याद आ गई। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब कह रहे थे कि आप मेरी बात लिख कर रख लें, रात को जमात इस्लामी जो है वो एहतजाज करेगी, जमात इस्लामी धरने पर आएगी, और ये हो रहा है। अब जमात इस्लामी ये बात कह चुकी है कि अगर 1 घंटे के अंदर अंदर नताइज नहीं बताए जाते तो फिर वो धरना देगी। तो लेट्स इंतजार करते हैं कि और ये आपने सवाल भी है तो जी बिल्कुल। और अभी मतलब मैं देख रही हूँ अक्रॉस टीम चल भी रहा है कि हाफिज नईम रहमान जो है एहतजाज करने का वो हक रखते हैं और वो करना चाहते हैं, वो करेंगे। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आप इस तरह से आप अपने जो है प्रिजाइडिंग अफसर आपके पेपर्स ना हैंड ओवर करें या वो आपको ना बताएं, आपके रिजल्ट को विथहोल्ड करें, ये हो नहीं सकता। और ये देखें ना, मुल्क में सियासत तो यही है, जब रोडों पे ही हो सकती है और तो कहीं हो नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कुछ रोड भी बना देंगे ताकि वो उन रोडों पे सियासत करना भी आसान हो जाए। अभी तो काफी जगह रोड बनने की जरूरत है, मैं कहता हूँ इसीलिए बना लें ताकि अगली बार उनको सियासत करने के लिए रोड मिल जाए। ट्रू बहुत शुक्रिया आपका। सना बुच्चा साहिबा साथ मौजूद थी। इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो एक तात्तुल बीच में थोड़ा सा आया है, जिस पर अब जमात इस्लामी भी कह रही है कि अगर आप रिजल्ट्स नहीं बताते विद इन एन आवर तो फिर उसके बाद एहतजाज किया जाएगा। इस वक्त एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। कासिम अली शाह साहब सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। खान साहब से कुछ मुलाकात उन्होंने की है या कोई ऐसा मामला हुआ है जिसके बाद इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है उनको? मेरे साथ ही मौजूद हैं कासिम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। एक ब्रेक की कॉल दी जा रही है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आती हूँ, कासिम साहब आपसे बात करती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। कासिम अली शाह साहब ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे मुख्तलिफ सियासतदानों से मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, आप मुख्तलिफ सियासतदानों से मिल रहे हैं आजकल। इमरान खान साहब से आपकी 2 दिन पहले मुलाकात हुई है, तो पहले तो ये बताइएगा खान साहब की इससे मुलाकात से पहले और मुलाकात के बाद क्या तासुरात में कोई फ़र्क आया आपके? अच्छा देखिए, मेरा ये सब सियासतदानों से मेरी पहली मुलाकातें हैं। खान साहब से मेरी इससे पहले कोई मुलाकात नहीं है। और कुछ अर्सा पहले मैंने ख्वाहिश का इजहार किया अपने सब दोस्तों से मिलके कि मुझे एक पूरी मूवमेंट चलानी चाहिए, अवेयरनेस की कैंपेन बनानी चाहिए। जहाँ ये सारी यूट्यूब पे, फेसबुक पे लोग मुझे सुनते हैं, मुझे बड़ी बुनियादी चीजों को, बड़े बुनियादी नैरेटिव्स को कौम के क्लियर करना चाहिए। इसमें एक बड़ा अहम नैरेटिव ये है कि वोट किसको डालना चाहिए, लीडर कौन होता है, कौम का विजन क्या होता है, 2025 का पाकिस्तान कैसा होगा, 2030 का पाकिस्तान कैसा होगा, और सबसे बढ़ के 12 करोड़ यूथ को क्या करना चाहिए।
इसके लिए मैंने सबको रिक्वेस्ट कासिम साहब, और उसमें जी यकीनन आपकी खान साहब से पहली मुलाकात है, लेकिन ऑब्वियसली लीडर हैं, वो एक बड़े लीडर हैं, तो मुलाकात से पहले एक इमेज होगा ना आपके जहन में, मुलाकात के बाद वो इमेज मजीद स्ट्रांग हुआ है या कुछ तब्दीली आई है आपके तासुरात में? मैं ये पूछ जी, मेरा टोटली इम्प्रेशन ना जी, वो पहले वाला इम्प्रेशन और मजबूत हुआ। खान साहब एक लीडर हैं और बोर्न लीडर हैं, आपको ये मैं बताता चलूँ। खान साहब के अंदर बेशुमार ऐसी खूबियां जो आम लोगों में नहीं पाई जाती। उनका स्टेमिना, उनका ओरा, उनकी कम्युनिकेशन, उनके नैरेटिव, उनकी बॉडी लैंग्वेज वो बड़े इंसानों वाली है, बड़े लोगों वाली है। और मैं जब वहां गया तो मेरी उससे पहले एक शॉर्ट सी मुलाकात आजम सवाती साहब से हुई। उन्होंने, जब मैं अंदर गया हूँ तो आजम सवाती साहब से बैठे हुए थे और उन्होंने भी बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा खान साहब ये लड़का जो है इसको साथ मिलाएं, एक काबिल शख्स है। और उसके बाद खान साहब को मैंने अपना तारुफ भी करवाया, अपनी किताबें भी दी, और एक किताब की क्योंकि वो खुशबू लगी थी मदीना शरीफ की जो रोजा रसूल पे लगी होती है, खान साहब ने बड़ा सराहा, उनकी आंखों में नमी आ गई। उसके बाद खान साहब के पास मैं बैठा हुआ था तो मैंने इंटरव्यू की रिक्वेस्ट की हुई थी। उन्होंने कहा जी जरूर शुरू करें, लेकिन जो वहां पर कुछ सियासतदान बाद में आके बैठे, जिनका मैं नाम यहाँ कोट नहीं कर रहा, वो बार बार कह रहे थे जल्दी करें आप। तो आप अगर ये सारी वीडियो देखेंगे तो आपको मैं कंफर्टेबल नहीं लगूंगा। उसके मुकाबले में परवेज इलाही साहब वाली अगर आप वीडियो देखते हैं मेरी, तो उसमें मैं कंफर्टेबल भी हूँ। मियाँ साहब क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं करवा सके, लेकिन तस्वीरें देखेंगे तो मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ। अब हुआ यह कि कल तो ट्रोलिंग स्टार्ट कर दी नून लीग ने पहले कि कासिम अली शाह जो है वो खान साहब के सामने कैसे बैठा हुआ है, ये गुलामी कर रहा है। तो खान साहब का तो मैं बड़ा अदब करता हूँ जी। आपने कासिम साहब आपने एक बात कही, आपने कहा कि खान साहब आखिरत के मामलात भी दुनिया में ही हल करना चाहते हैं, और आपकी इस बात की वजह से, इस जुमले की वजह से आपको बड़ा ट्रोल किया जा रहा है, बड़ी तनकीद की जा रही है आप पर पीटीआई की तरफ से। तो इसको कुछ वजाहत करना चाहेंगे? ये देखिए, मेरा यकीन और ईमान है कि खान साहब नहीं कर रहे। ये खान साहब के करीब मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, देखें किरण, मैं इदारों में इतनी जगहों पे पढ़ाता रहा हूँ, कॉर्पोरेट के मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स रहे हैं, मेरे पास कह लीजिए इतने पाकिस्तान के इदारों में पढ़ाने का मुझे मौका मिला। 24 साल मेरी जिंदगी के गुजर गए हैं। मेरी एक राय पे तबार किया जाता है। मेरी एक कीन ऑब्जर्वेशन है। मैं 3 लोगों को जाके मिला हूँ, पाकिस्तान के 3 ताकतवर लोगों को। मेरी ऑब्जर्वेशन है खान साहब के करीबी लोग जो है ना, वो ठीक नहीं है। वो खान साहब को हाईजैक कर देते हैं, और ये सारी जो ट्रोलिंग हो रही है ये खान साहब नहीं करवा रहे। खान साहब के करीबी लोग जो इनसिक्योर लोग हैं, जो नहीं चाहते खान साहब के करीब कोई काबिल बंदा आए, और एक मखसूस टोला है, मखसूस तबका है। जब मैंने टिकट की भी बात की तो मैंने रिपीट 3 बार इसलिए की, मुझे डाउट था कि वो खान साहब को बार बार कहेंगे कि ये किस चक्कर में आप पड़ गए हैं, इसको टिकट क्यों देनी है। और ऐसा ही हुआ कि शाम को एक हमारी पॉलिटिशियन की वीडियो भी आ गई, तो उन्होंने कहा हमारी टिकट कंफर्म नहीं है तो कासिम को कहां से मिलेगी, देखेंगे अभी, ये मेरिट की बात है। तो गुजारिश ये कि ये मैंने साबित सिर्फ करने की कोशिश की कि आम टीचर, एक आम पढ़ाने वाला, एक किताब लिखने वाला, एक कासिम साहब में लिखने वाला, वो भी टिकट मांग सकता है। आपने पहले वोट सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है गालिबन, आपने अपनी एक वीडियो में किसी में बताया भी है, तो आगे भी आप यही इरादा रखते हैं? और सेकंडली ये सवाल पूरा ले लीजिए सर, सियासत में आने का इरादा पुख्ता है आपका? आप सियासत में आने का इरादा रखते हैं? देखिए, मैं पहले जो सारा काम कर रहा था वो भी अवेयरनेस का था, अब भी मेरी स्ट्रेंथ अवेयरनेस है। मैं पीटीआई को ही वोट दूंगा, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। देखिए, हमारे लीडर जो हैं वो इंसान है। मेरे वालिद साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन मुझे मानना पड़ता है वो इंसान है। मैं उनका अदब कुरान में लिखा हुआ, मेरे लिए हुक्म है कि मैं उनका अदब करूं, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि मेरे वालिदैन भी इंसान है, उनमें भी कोई कमी और कमजोरी हो सकती है। और खान साहब का मैं अदब करता हूँ। खान साहब की इतनी खूबी है, अगर ये मैं ग्रे एरिया बता रहा हूँ तो इनको क्यों इनसिक्योरिटी फील हो रही है जो इनके पास है। कि मैं दूसरी मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि खान साहब के करीबी सब लोग ही सीएम बनना चाहते हैं। वो सबके सब मेरे ख्याल है पिछले सीएम को देखने के बाद उनकी मोटिवेशन बड़ी हाई है कि अगर सादा फकीर सा दरवेश सा बंदा, बुजदार साहब जैसा बंदा सीएम बन सकता है, तो मेरा ख्याल है खान साहब के करीब कुछ 14 को लोग, मेरा अंदाजा है, ऐसे हैं जो सीएम के कैंडिडेट हैं, और उन्हें हर वो बंदा जो नया आने लगता है वो डर लगता है कि कहीं ये सीएम ना बन जाए बाद में। वो इनसिक्योरिटी की वजह से कासिम साहब आप मिले, आप शहबाज शरीफ साहब से भी मिले, आप इमरान खान साहब से भी मिले। कौन अच्छा इंसान है कौन नहीं है ये एक अलग बात है, और इंसान अल्लाह की मखलूक है, अशरफुल मखलूकात है, इंसान अच्छा ही होता है। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो दो शख्सियात से आप अगर बतौर वजीर आजम देखते हैं तो पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है? देखिए, मैं दोनों का इस तरह का कंपैरिजन तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये दोनों पे फिर अप्लाई कीजिएगा और उसके बाद फिर आप कोई अंदाजा लगाइए। मेरा जाती ख्याल है किसी की भी नीयत पे मैं शक नहीं कर सकता, ये अल्लाह जानता है, लेकिन एक कैपेबल होना
होना और इनकैपेबिलिटी एक ऐसी चीज है कि जिसको आम बंदा भी देखिए। आप तो कौन है केपेबल दोनों में से आपके मुताबिक? दोनों ही नहीं, दोनों के ऊपर मैं एतराज। कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ अच्छी चीजें नहीं है। उसकी मैं आपको सबसे बेहतरीन मिसाल देता हूँ। देखिए, अगर आप एक अच्छी टीम नहीं बना सकते, आप अपने पुराने काबिल लोगों को अपने साथ नहीं मिला सकते, आप वो लोग जो सारी जिंदगी साथ लग के डिवोशन के साथ लगे रहे हैं और आखिरकार आपको जिताते हैं, आप उन सबको पीछे कर देते हैं और खुद आगे निकल जाते हैं और नए चेहरे ले आते हैं, नए नाम ले आते हैं। देखिए, लीडर हाईजैक नहीं होता। लीडर का जो विजन होता है वो बड़ा क्लियर होता है। उसको पता होता है कि मैंने सबको साथ देके चलना है, सारी मेरे लिए कीमती हैं। अब यहाँ पर बड़ी शदीद। अच्छा कासिम साहब, ये बता दें सर, एक आम इम्कान है कि शायद 2023 में जनरल इलेक्शंस हो जाते हैं, तो अगर हो जाते हैं तो आप टिकट के लिए इमरान खान साहब के पास जाएंगे? मैं खान साहब के पास तो जा चुका हूँ, दोबारा क्यों जाऊंगा? ये तो खान साहब ने खुद कहा है कि टिकट के लिए, जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। देखिए, गुजारिश पता क्या है, मैं पहले आपको एक बात बता दूं। मैंने वो टिकट की बात बुनियादी तौर पर इसलिए की थी कि 12 करोड़ यूथ को यकीन आ जाए, एक टीचर, एक आम इंसान जिसकी हाउसिंग नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो भी टिकट मांग सकता है। और खान साहब हमारे लीडर ऐसे लोगों को लेकर आए, ऐसे लोगों को, यानी आप इलेक्शन पीटीआई से ही लड़ना चाहेंगे और आपको खुद ही यकीन हो गया कि आपको टिकट मिल जाएगा पीटीआई से? देखिए, मुझे खान साहब पे तो बहुत यकीन है, लेकिन खान साहब के इर्द गिर्द पे लोगों पे यकीन नहीं है। वो इनसिक्योर लोग हैं सारे के सारे। और खान साहब से तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खान साहब देखें जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, जिसका मफहूम था कि या अल्लाह मुझे चीजों को असल शक्ल में देखने की तौफीक अता फरमा। मेरा ख्याल है कि हमारे लीडर्स को भी और हमारे मुल्क की क़यादत को भी ये दुआ मांगनी चाहिए, ताकि उनके करीबी लोगों के असल चेहरे उनके सामने आया हो सकें, उन्हें पता लग सके कि बहुत लोग सिर्फ खुशामद कर रहे होते हैं और इनकैपेबल होते हैं, उनके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। सही सर, टाइम कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहब, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त भी खत्म हो गया है, इंशाल्लाह जुमे को नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।